हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अग्निवीर की अपनी इस क्लास को। मैं पहले थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इस क्लास को हम कैसे स्टार्ट करेंगे और क्या इसका पर्पस है और कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं डेली 25 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स भी होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे। अलग अलग टॉपिक से मैं आपको करवाऊंगा और विद इन ए वीक मैं 1000 क्वेश्चंस की एक मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक मैथ्स और जीके प्लस साइंस की 1000 एमसीक्यूज की एक बुक है, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे को दूंगा। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक्स को समझ पाएँ। हर क्वेश्चन के साथ जो अदर ऑप्शंस बन रहे हैं उनको भी मैं समझाऊंगा। वैसे तो मैं सारे आप लोगों को नोट्स दे सकता हूँ, लेकिन एक कोशिश आप लोगों को खुद करनी होगी कि आप इस वीडियो से खुद अपने नोट्स बनें, क्योंकि जब हम अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो वो ईजिली मेमोराइज होते हैं और हम उससे ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाते हैं। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने सपने की ओर। अग्निवीर जो हमारा सपना है अग्निवीर आर्मी में सिलेक्शन होने का, उसकी शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब आपके स्क्रीन पे हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे और वीडियो कंप्लीशन के बाद इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो बच्चा जो अग्निवीर का सपना लेकर बैठा है उसका सपना पूरा कर सके। थैंक यू। तो चलिए हम करते हैं आज हमारे 25 क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बच्चों ये। और मैंने इन्हें इंग्लिश में बनाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताता चलूँगा, ताकि किसी भी मीडियम का बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और इन क्वेश्चंस को नोट कर दीजिए और कल तक ये याद हो जाने चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत बार रिपीट भी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये आपने सुने होंगे। तो पाटलिपुत्र, उज्जैन और काशी ये काफी पश्चात बाद आए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो इनमें से कौन सा था? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में एक महान स्नान घर पाया जाता है। तो उसमें भी आप क्या लगाएंगे? मोहनजोदड़ो लगाएंगे। क्या है वो? महान स्नान घर। तो साथ साथ में इन चीजों को आप नोट करते चलिए, ताकि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप बता पाएंगे। पाटलिपुत्र पटना का नया पुराना नाम है, पहले पाटलिपुत्र कहते थे, अब इसे पटना कह रहे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और काशी तो है ही उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता का समय लगभग क्या माना जाता है? तो बच्चों ये 2500 ईसा पूर्व से आरंभ हो गई थी। 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, जिसमें हड़प्पा, लोथल और हमारे अभी हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो जैसे नगर उस समय पाए जाते थे। तो लगभग 2500 साल पुरानी ये सिंधु घाटी सभ्यता जो 1750 ईसा पूर्व तक लगभग रहती है। अगला देखिए, हम हड़प्पा का जिक्र कर ही रहे थे और अब हड़प्पा आ ही गया है। हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है वो किस स्थान से पड़ा था? तो ऑब्वियस सी बात है, हड़प्पा सभ्यता जो नाम पड़ा था वो उसके नगर से पड़ा था, उसके टाउन से पड़ा था। हड़प्पा टाउन बड़ा फेमस है तो उसके नाम से ये पड़ा हुआ है। तो आंसर क्या बन जाएगा? एक बार मैं पीछे जा रहा हूँ। सेकंड का आंसर हमारा बना था सी और थर्ड का भी हमारा आंसर बन जाएगा सी। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। वेदों की रचना किस हाल में हुई, किस काल में हुई थी? कौन सा एरा था जिस समय वेद हमारे लिखे गए? हम सब जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और उन 4 वेदों की रचना कब की गई थी ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, साफ सा इसमें दिख भी रहा है इसका आंसर कि वेदों की रचना किस में हुई थी? वैदिक काल में हुई थी। जो हमारे 4 वेद हैं उसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इन सभी वेदों की रचना वैदिक काल में की गई थी। तो इसका आंसर बन जाएगा, फोर्थ का आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद से आ गया, गायत्री मंत्र लिया गया जिससे हमारा प्राचीनतम वेद है। उसमें मंडल कितने हैं?
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितने मंडल है? पहले हम लिखते हैं कि ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है बच्चों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन साथ में नोट कर लीजिए। और गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है, जो इतना सुप्रसिद्ध मंत्र है, जिसके द्वारा हर चीज का आरंभ होता है। हम प्रतिदिन हमारे स्कूलों में इसका गायन करते हैं। वो मंत्र भी कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर है बी, 10। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बच्चों? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। महाभारत के रचयिता कौन है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, और हमें उसके रचयिता का नाम पता होना चाहिए। कई पुस्तक या कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो भगवान गणेश के द्वारा रचित है। नहीं बच्चों, भगवान गणेश का दंत इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी वेद व्यास जी ने। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, और ये रचना बच्चों सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य। तो इसका आंसर बनेगा बी। वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? तो वाल्मीकि से आप याद करेंगे रामायण। वाल्मीकि जो डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते हैं, उनका वास्तविक नाम डाकू रत्नाकर ही है, और उन्होंने रची है रामायण। तो महाभारत के रचयिता कौन बनेंगे बच्चों? वेद व्यास, जो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। अब आ जाते हैं हम महात्मा बुद्ध की तरफ। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। और ये जो साल था उनके जन्म का, वो था 563 BC ईसा पूर्व। और वो स्थान कौन पहचानेगा? आज वो स्थान कहाँ है बच्चों? नेपाल में है। तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। तो ये चारों के चारों पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए बच्चों। बार बार रिपीट होते क्वेश्चन। मैं एक बार चारों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जो पहला पॉइंट है बोध गया, उससे आएगा ज्ञान प्राप्ति। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, वो हुई थी बोध गया में। सारनाथ, इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, प्रथम प्रवचन। जो पहला प्रवचन है प्यारे बच्चों, वो सारनाथ में दिया था। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में मृत्यु। तो चारों पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। महावीर स्वामी, जैन धर्म से अब आगे बौद्ध धर्म से अब आ जाते हैं जैन धर्म पे। तो किस धर्म के प्रवर्तक थे प्यारे बच्चों? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? अब देखिए, तीर्थकर एक शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है जैन धर्म में। तो जैन धर्म में सबसे पहले जो तीर्थकर हुए वो तो थे ऋषभदेव। उसके बाद पार्श्वनाथ आए। कोई गैस करेगा कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे जैन धर्म में? देखिए, कई बच्चों को कंफ्यूज होता है, वो सोचते हैं कि जो जैन धर्म है ना, उसकी स्थापना किसने की है? उसकी स्थापना की है महावीर स्वामी ने। नहीं प्यारे बच्चों, महावीर स्वामी तो 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी ने स्थापना ही नहीं की, वो तो प्रवर्तक है। और अंतिम तीर्थकर हैं जैन धर्म के। तो ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए प्यारे बच्चों कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर हैं? 24वें अंतिम। इसके बाद ये तीर्थकर का जो कंसेप्ट है जैन धर्म में समाप्त हो गया था। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन नहीं जानता इस शासक को? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। ऑप्शन बी। अशोक, अशोक कौन है? अशोक इनके पोते हैं, और इनके बेटे हैं बिंदुसार। और इनके गुरु कौन है बच्चों? चाणक्य।
चाणक्य ने धनानंद को सबक सिखाने के लिए छोटे से बच्चे को तैयार किया था, उसे राजा के गुण दिए, उसे राजा और शासक बनाया, और वही शासक आगे कहला गया चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। देखिए अगला नाम आ गया, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये हैं चाणक्य। अर्थशास्त्र एक जो किताब है बच्चों, सुनने में ये लगता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किताब, नहीं बच्चों, ये किससे रिलेटेड है? राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की किताब है। एक राजा की नीतियां कैसी होनी चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, ये सब कुछ आपको अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलता है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ये हैं गुरु चाणक्य। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, विष्णुदत्त इनका वास्तविक नाम है। अशोक किस वंश से संबंधित थे? अभी हमने बताया ना, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, तो वो किस वंश से होंगे? वो थे मौर्य वंश। देखिए अशोक ने, अगला क्वेश्चन यही है हमारा 12th क्वेश्चन, कलिंग युद्ध हुआ था बच्चों 261 बीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस युद्ध में होने वाली मारकाट से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका करेक्ट आंसर बनेगा बौद्ध धर्म। और इसके बाद इन्होंने अपने सुपुत्र महेंद्र को भी जैन धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 पूर्व ईसा पूर्व में, बीसी में। और या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आप कहेंगे कलिंग के युद्ध के बाद। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध गुप्त काल पर, वेरी गुड। अब हम आ जाएंगे गुप्त काल के ऊपर कि भाई गुप्त काल को क्या कंसीडर किया जाता था। तो गुप्त काल को हम मानते थे स्वर्ण युग। स्वर्ण युग का क्या रीजन है? स्वर्ण युग का मतलब इसमें कौन है? तो स्वर्ण युग क्योंकि इस समय बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई भारत में, इसमें इन्होंने अपने समय में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाई हैं। और इसके वास्तविक संस्थापक जो हैं वो श्री गुप्त है, श्री गुप्त। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? स्वर्ण युग। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए, सोचिए। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन का अर्थ क्या? जो असंभव को संभव कर दे। नेपोलियन का एक बेहतरीन वाक्य है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्द कोश में है। और नेपोलियन आपको याद है ना किससे संबंधित थे? नेपोलियन थे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की जो क्रांति है वो नेपोलियन का संबंध उनसे है। फ्रांस क्रांति से नेपोलियन का संबंध है प्यारे बच्चों। तो भारत के नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? वेरी गुड। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था बच्चों? दिल्ली सल्तनत में हम इसको गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये गुलाम था गोरी का, मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का गुलाम था पहले बच्चों। और मोहम्मद गोरी से तराइन के युद्ध है, जिस दिन हम युद्ध का विषय करेंगे उस दिन आपको पढ़ाएंगे। तो इल्तुतमिश इसका क्या होगा आगे जाके? इसका दामाद बनेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार बनानी आरंभ की थी सन 1206 में, इसने गुलाम वंश की स्थापना की। और ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और आगे जाके रजिया सुल्तान कौन बनेगी बच्चों? प्रथम महिला जो दिल्ली की शासक बनी, प्रथम महिला जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी, दिल्ली की शासिका बनी प्यारे बच्चों, दिल्ली की शासिका बनी। ठीक है, बेगम रजिया सुल्तान के नाम से हम उसको जानते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण अभी हम बता रहे थे, कुतुब मीनार निर्माण शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरी करवाई बच्चों इल्तुतमिश ने। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कुतुब मीनार किसने पूरी करवाई, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने इसको पूरी कराई। और इसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? 16 का आंसर बन जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल साम्राज्य की स्थापना। भारत में बड़ा प्रभाव है मुगल साम्राज्य का, और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। मैं इसको एक अलग से भी तैयार इसकी वीडियो करूंगा। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जिसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। कौन था वो? बाबर। एक बार ऑर्डर वाइज देखे तो पहले बाबर, उसका बेटा हुमायूं, फिर है अकबर, और अकबर के बाद कौन आ जाता है? शाहजहां। ये इनका ऑर्डर है। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526, जब उन्होंने मुगलों की स्थापना की। अंतिम मुगल कौन था? ये वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूं। अंतिम मुगल थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की हत्या हो गई थी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत मुगलों का काल खत्म हो गया था। तो ये कौन है प्यारे बच्चों? ये हैं अंतिम मुगल। अंतिम मुगल हैं बहादुर शाह जफर। 1526 से 1858 ये इनका समय काल रहता है। पानीपत की पहली लड़ाई देखो आई गई। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और ये हुई थी कब? ये हुई थी 1526। ये है बच्चों 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई, और 1761 में तीसरी पानीपत की लड़ाई। तो तीनों पानीपत की लड़ाइयों के ऑप्शन हमारे यहाँ पास यहाँ थे, लेकिन यहाँ पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो वो हुआ था 1526 में। 1526 में नोट कर लीजिए इन तीनों युद्धों को। दूसरा 1556 और तीसरा है 1761। अगला है अकबर का संरक्षक कौन था? संरक्षक बॉडीगार्ड। देखिए अकबर जब पानीपत की दूसरी लड़ाई में थे तो मात्र 13 वर्ष के थे। तो उस समय वो युद्ध जो लड़ रहे थे उसमें वो एक चेहरे के रूप में थे, ना कि लड़ाके के रूप में। और उनका ध्यान, उनके संरक्षक कौन होते थे? बैरम खान। कौन होते थे? बैरम खान। ये जो तीनों बच गए ना प्यारे बच्चों, ये इनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्न थे तीनों के तीनों। बीरबल का नाम तो आपने सुना होगा, अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। तोदरमल, अबुल फैजल, ये तीनों के तीनों अकबर के क्या है? नवरत्नों में से एक है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए? अब आगे बढ़ते हैं। ताजमहल, 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसका निर्माण किसने करवाया? अकबर के पोते ने करवाया। अकबर का पोता कौन था? शाहजहां। शायद मैंने ऊपर उसको उसका बेटा बोल दिया था, यहाँ गलत हो गया था प्यारे बच्चों। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, और जहांगीर के बाद आए थे शाहजहां। तो शाहजहां ने क्या किया था? ताजमहल का निर्माण आरंभ किया था। शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो ताजमहल जो 7 अजूबों में से एक है, इसका निर्माण करवाया है शाहजहां ने। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करी थी। 1857 की क्रांति के लिए मैं छोटी सी वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो देखिए कई कारण थे उसके, लेकिन तत्कालिक यानी कि एकदम सडनली किसके कारण हुई 1857 की क्रांति? वो हुई थी, एक नई बंदूक आई थी जिसका नाम था एनफील्ड। तो उसके कारतूस विवाद से बच्चों, क्या नाम था बंदूक का? एनफील्ड। एनफील्ड बंदूक के कारण यह सारा विवाद उठा था, जिसमें हमारे किस कौन रिलेटेड है इस क्रांति के लिए? मंगल पांडे प्यारे बच्चों, मंगल पांडे। तो बच्चों मंगल पांडे ने इस क्रांति को आरंभ किया था, जब एक साथी अंग्रेज को गोली मारकर, और उस समय जो बंदूक आई थी वो एनफील्ड थी। ये कारतूस विवाद था। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे का क्या योगदान था? उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया विद्रोह। अभी पढ़ा तो हमने मंगल पांडे के बारे में। इन्होंने क्या किया था? सैनिक विद्रोह किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, थोड़ा सा आगे आ जाइए, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी। आज जो हम कांग्रेस पढ़ रहे हैं वही है प्यारे बच्चों ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की? एओ ह्यूम ने की। एओ ह्यूम ने की। लिख लीजिए साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एओ ह्यूम ने किसकी की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और 1885 भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो बीजेपी है तो बच्चों इससे 100 साल बाद 1980 में बनी थी। सोच के देखिए कितनी पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसका आज हालात कैसे हो गए हैं। और बीजेपी 1980 में बनी थी। दांडी यात्रा ये कब शुरू हुई?
दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930। किस चीज के लिए रिलेटेड है बच्चों इससे? नमक कानून। दांडी एक छोटा सा गांव है समुद्र किनारे, जहां ये यात्रा समाप्त होती है। महात्मा गांधी नमक बनाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 1930 में ये दांडी यात्रा शुरू की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई थी इस यात्रा की, कौन बताएगा? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा अगर आपको आता है तो। और इसकी यात्रा शुरू हुई थी बच्चों अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। अहमदाबाद गुजरात में ही स्थान। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समझ पा रहे हैं। डेली 25 क्वेश्चनों का कंपिलेशन तैयार करेंगे, बनाएंगे, मेहनत करेंगे प्यारे बच्चों, और अग्निवीर में अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। मैथ के 1000 MCQs की मैं आपको ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन आपको बस एक प्रॉमिस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चा निःशुल्क या किसी भी कारण से वो पढ़ नहीं पा रहा है और उसके जीवन में जो रुकावट है वो धन है, वो बेचारा बच्चा जो धन के कारण योग्यता होने के बावजूद अग्निवीर की तैयारी नहीं कर पा रहा है, वो इसकी तैयारी कर पाए। मैं निःशुल्क ये 1000 क्वेश्चनों की, एक जीके साइंस की और एक 1000 क्वेश्चनों की मैथ रीजनिंग की आप सबको ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जिससे आप अपना सिलेक्शन करवा पाए। तो आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं और ऐसी ही वीडियो बनाकर आपका अग्निवीर का आर्मी का जो सपना है उसको पूरा कर पाऊँ। हजारों सिलेक्शन करने के बाद हमने ऑनलाइन इसकी शुरुआत की है, हमने नींव डाल दी है। डेली क्वेश्चंस आएंगे, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और अगर आपकी कोई और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।